हाय दोस्तों, कैसे हैं? मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल शुभम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के भूगोल की अगली कड़ी भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत का यह तीसरा वीडियो है। इसमें हम एल नीनो सिद्धांत और ला नीनो दो प्रमुख सिद्धांत का हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले इसी पर दो वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें आप विभिन्न सिद्धांत के क्रम में जो है कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत, विषुवतीय और पछुआ पवन सिद्धांत, और दूसरे वीडियो में आप देखते हैं जेट स्ट्रीम सिद्धांत को विस्तार से। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को देखिए और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आएगा और बिना रटे आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि एल नीनो सिद्धांत क्या है। इसके थ्रू जो है कि हमारा मानसून अर्थात भारतीय मानसून कैसे उत्पन्न होता है या इसका क्या प्रभाव है भारतीय मानसून। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं एल नीनो से संबंधित क्या क्या जो कि वन लाइनर प्रश्न बनता है, तो ये देखते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं दोस्तों कि एल नीनो जो शब्द जो है वह जो स्पेनिश का शब्द है, स्पेनिश भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है छोटा बच्चा। ठीक है, छोटा बच्चा। ये जो है कि अमूमन जो है 3 से 8 वर्ष के बाद यह एल नीनो उत्पन्न होता है। यह हर साल उत्पन्न नहीं होता है। और एल नीनो उत्पन्न होने का जो यह समय है ना दोस्तों, यह 25 दिसंबर के आसपास, यह जब भी उत्पन्न होगा 25 दिसंबर के आसपास उत्पन्न होगा। यह प्रमुख जो है कि टॉपिक है। और क्या होगा, एल नीनो की जो उत्पत्ति होती है ना, वो पूर्वी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के पास उत्पन्न होती है। पेरू का तट कौन है दोस्तों? ये हम आपसे छिपा हुआ नहीं है। वो दक्षिणी अमेरिका का जो है कि वो जो है कि किनारे वाला हिस्सा है, वो पेरू का तट है दक्षिणी अमेरिका के पास। वो आप मानचित्र में देख सकते हैं, दक्षिणी अमेरिका में है। और वो दक्षिणी अमेरिका से सटा हुआ है प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत और पश्चिमी प्रशांत। आपको यहां पे समझने में परेशानी नहीं होगी। जब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम बात करेंगे तो महासागर पे हम विस्तार से बात करेंगे। तो कई बातें हमने जान लिया। यह जो है एल नीनो शब्द क्या है, स्पेनिश भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, छोटा बच्चा होता है। यह अमूमन 3 से 8 वर्ष बाद उत्पन्न होता है, मतलब अधिकतम 8 वर्ष का समय लेता है। और यह जब भी उत्पन्न होगा 25 दिसंबर के आसपास होगा, 25 दिसंबर के आस पास उत्पन्न होगा। और यह कहां उत्पन्न होता है, पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के पास। यह समझ लेने के बाद अब और समझते हैं एल नीनो जो है कि वो गर्म धारा है। क्या है दोस्तों? गर्म धारा है। यह एक प्रकार की गर्म हवा की तरह है, जहां जाएंगे वहां के वातावरण को गर्म कर देगा और लो प्रेशर का निर्माण कर देगा। अब इतनी बातें आप समझ ले गए तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि उत्पन्न कैसे होता है और कहां होता है। अभी तक आपने वन लाइन देख लिया। अब ये क्या है कि ये दक्षिण अमेरिका को हम देखते हैं। ये हो गया दक्षिण अमेरिका, ठीक है। ये पेरू के तट के पास, यहां पे ये पेरू का तट है, ठीक है। पेरू के तट के पास एक गर्म धारा उत्पन्न होती है, गर्म धारा उत्पन्न होती है और यह जो है कि विषुवत रेखा की ओर बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, विषुवत रेखा की जब यह गर्म धारा उत्पन्न होती है तो यहां से यह उत्तर की ओर बढ़ती है, उत्तर की ओर बढ़ती है विषुवत रेखा। अभी आप जो है कि पिछले वीडियो में जब आप जेट स्ट्रीम का सिद्धांत पढ़ रहे थे तो उसमें आपने क्या देखा था कि यह विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा पर 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के पास जो है
और 30 डिग्री 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच यहाँ पे क्या देखना अपने भूमध्य रेखा की ओर ऐसे उत्तर और पूर्व दिशा से वो जो है कि इधर भूमध्य रेखा की ओर आती है और वह थोड़ा पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। उसी तरह यहाँ से भी जब वो आगे बढ़ेगी तो वो इधर जाके भूमध्य रेखा की ओर जब पहुंचेगी तो वो पश्चिम की ओर बढ़ेगी। तो वही चीज होता है जब यहाँ से वो धारा उत्पन्न होती है, गर्म जब धारा उत्पन्न होती है वह लो प्रेशर की वजह से वो आगे बढ़ती है और वो इस तरह जो है कि भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है और भूमध्य रेखा पे जाने के बाद वो पश्चिम दिशा में बढ़ने लगती है। और पश्चिम दिशा में जब वो बढ़ती है तो यहाँ पे आप जो है कि हिंदुस्तान देखते हैं, इंडिया देखते हैं और इनके बीच से करके रेखा गुजरती है। ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं जब वो आती है यहाँ पे आके ये आ जाती है अरब सागर। यहाँ पे क्या है, अरब सागर है और यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर है। क्या है दोस्तों, हिंद महासागर है। और इधर पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे आकर यहाँ भी जो है वो गर्म कर देती है, यहाँ की भी हवा को गर्म कर देती है। और ये हर साल नहीं आती, याद रख लीजिए, यहाँ की हवा को गर्म कर देती है। चूंकि यहाँ पे 25 दिसंबर को उत्पन्न हुई, कितने दिसंबर को, 25 दिसंबर को। और वो जब यहाँ से चलती है तो उनको आते आते वो जून का समय आ जाता है दोस्तों। कब आ जाता है, जून का समय आ जाता है। तो हम बात कर रहे हैं जून पे। अब यहां से उत्पन्न हुई है पेरू के तट के पास से, भूलिएगा नहीं, पेरू के तट के पास से ये उत्पन्न हुआ है और वो आगे कहां बढ़ी है, पश्चिम की ओर बढ़ रही है। यहां से वो उत्तर की ओर बढ़ा और वो भूमध्य रेखा पर आकर वो पश्चिम की ओर बढ़ती है और पहुंच जाती है भारत के अरब सागर, हिंद महासागर की ओर। हिंद महासागर में वह क्या करती है, लो प्रेशर का निर्माण कर देती है। तो इस वजह से जून में क्या होता है, जब मानसून उत्पन्न होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून होती है, क्योंकि हर साल ये उत्पन्न नहीं होती है एल नीनो, 3 से 8 वर्ष ऐसा है, औसत 4 वर्ष में यह एक बार उत्पन्न होती है। तो इस वजह से क्या होती है कि यहाँ पे यहाँ की हवा क्या होती है, गर्म हो जाती है। गर्म होने की वजह से अभी तक हम क्या जान रहे हैं कि जब हवा गर्म होगी तो वहां प्रेशर लो हो जाएगा। लो प्रेशर की वजह से हवा ऊपर उठेगा और वहां पर जो है कि खाली शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाए, इसलिए ऊपर से हवा नीचे की ओर आने लगती है। तो ऐसी स्थिति में अभी तक जून में क्या है कि मानसून जब उत्पन्न हुई तो भारत में क्या होता है कि अरब सागर से वो हवा भारत की मुख्य भूमि की ओर बहने लगती है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि की ओर। लेकिन जब ये एल नीनो आई है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर हाई प्रेशर हो रहा है और यहाँ पे लो प्रेशर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि हवा ऊपर न जाके बल्कि वो ऊपर से नीचे आने लगती है। और ऐसी स्थिति में चूंकि यहाँ तो बारिश हुई नहीं, ऐसी स्थिति में क्या होती है, यहाँ पर हाई प्रेशर की वजह से हवा नीचे की ओर आने लगती है और यहाँ से हवा ऊपर जाने लगती है। इसलिए जब एल नीनो आती है तो भारत के मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। नकारात्मक प्रभाव इसलिए कि ऐसी स्थिति में भारत में, पूरे भारत में सूखा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हम आप जानते हैं कि भारत की जो कृषि है, यह जलवायु जो है वह वर्षा पर निर्भर करती है। जिस वर्ष वर्षा अच्छी होगी तो कृषि अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी। अगर वर्षा नहीं हुई तो सुखाड़ आ जाएगा, उत्पादन घट जाएगा। वही स्थिति होती है। एल नीनो के आने से क्या होता है कि भारत की जलवायु पर, मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उस साल भारत में सूखा पड़ जाता है, बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। तो आई होप कि आपको एल नीनो समझ में आया होगा। एल नीनो समझ लेने के बाद आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसके बाद हम ला नीनो पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको लिखना भी ना पड़ेगा, आप समझ लेंगे। अब ला नीनो पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया ला नीनो। जिस तरह आपने एल नीनो समझा है ठीक उसी तरह ला नीनो को समझेंगे। ठीक है, ला नीनो में स्पेनिश भाषा का शब्द है, स्पेनिश भाषा का शब्द है, स्पेनिश भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, छोटी बच्ची। एल नीनो का अर्थ होता है छोटा बच्चा, ला नीनो का अर्थ होता है छोटी बच्ची। तो स्पष्ट है, अर्थ क्लियर हो गया। एल नीनो छोटा बच्चा, ला नीनो छोटी बच्ची। यहां तक कोई दिक्कत है?
ला नीनो जो होता है एल नीनो से ठीक विपरीत होता है। इसका भी क्रम यही रहता है कि पेरू के तट के पास 25 दिसंबर के आसपास वो भी उत्पन्न होती है। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, एल नीनो हर साल उत्पन्न नहीं होता है, औसत 4 साल में एक बार उत्पन्न होता है। तो जब एल नीनो उत्पन्न हुआ तो उसके अगले वर्ष उम्मीद है ला नीनो उत्पन्न हो जाए, 2 साल के बाद ला नीनो उत्पन्न हो जाए। तो ला नीनो ठीक विपरीत स्थिति होती है। इसमें क्या होता है कि इसी दिसंबर के आसपास जो कि पेरू के तट के पास ठंडी जलधारा का उत्पन्न होता है, ठंडी जलधारा उत्पन्न होता है। तो ठंडी जलधारा उत्पन्न हुई तो यहां भी उसी तरह जलधारा उत्पन्न होगी, तो उसकी भी दिशा ऐसे ही होती है, वो भारत की ओर आती है। तो जब भारत की ओर आती है तो वो भी जून के आसपास का समय होता है, उसका भी सेम समय होता है। जून के आसपास जब आता है तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि जून में क्या होता है, जून के लास्ट में तो मानसून उत्पन्न हो चुका होता है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन हो चुका होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण हो जाता है, या यहाँ की जो कि वायु को ठंडा कर देता है, वायु में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ से नमी आया है और यहाँ पर हवा को जो है वो ठंडी कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है, यह ठंडी जो हवा जो है वो आगे की ओर ढकेलती है हवा को। इस वजह से क्या होता है, सामान्य से अधिक वर्षा हो जाती है। ऐसी स्थिति में जहां एल नीनो में आपने देखा क्या सूखा हो गई, तो ला नीनो में वही आप देखेंगे कि यहाँ पे बाढ़ हो गई। बाढ़ हो गई तो भी तो परेशानी हो गई, बाढ़ हो गई तो भी परेशानी हो गई, और पूरा आपको देखेंगे फसल डूब गया। आप देखेंगे कि भारत में अक्सर बाढ़ आ जाता है। अब जैसे बिहार वाला हिस्सा देखिए, वहां पे बाढ़ आ जाता है। और अब जैसे यहाँ पे जो ये केरल और तमिलनाडु वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, केरल हो गया, ये मालाबार तट हो गया, इधर मुंबई वाला हिस्सा हो गया, इस सब में पूरी घनघोर बारिश होती है। अभी आपने जो है कि देख लिया, क्लियर हो गया। एल नीनो में क्या हो रहा था, यहाँ पे हवा ऊपर से बढ़ के नीचे आने लगी थी और यहाँ पे सुखाड़ हो गया। ला नीनो होने लगा, जो सामान्य स्थिति वही रहती है, बारिश का समय आता है वो आगे बढ़ती है, लेकिन वो क्या होता है, बारिश में नमी को, हवा में नमी को बढ़ा देती है और भारत में घनघोर वर्षा होती है। अब घनघोर जब वर्षा होगी तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आपने देखा ना, तो एल नीनो भारत के लिए अच्छा है, न ला नीनो भारत के लिए अच्छा है। यानी अति सर्वत्र वर्जयित वाली स्थिति होती है, न तो सूखा अच्छी होगी न तो गीला अच्छी हुई, सामान्य स्थिति रहे, जरूरत के हिसाब से हो तो ठीक है। तो आई होप कि आपको एल नीनो और ला नीनो समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, और इससे जो जो भी प्रश्न उठता है वो चीजें आपको कॉमन याद रख लेना है। एल नीनो या ला नीनो दोनों नाम के लिए कॉमन है। कहां उत्पन्न होती है, पेरू के तट के पास। कहां पे, पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के पास होती है, और वो कहां है, दक्षिणी अमेरिका के निकट है। और वहां एल नीनो गर्म जलधारा है, वहीं ला नीनो ठंडी जलधारा है। कब उत्पन्न होती है, दिसंबर के लास्ट में, यानी 25 दिसंबर के आसपास। और वो जब उत्पन्न होती है वो उत्तर की ओर बढ़ती है, उत्तर, और जब भूमध्य रेखा पे आती है तो वो पश्चिम की ओर बढ़ती है। जब पश्चिम की ओर बढ़ती है तो वो भारत आती है, वो जून के आसपास। जून के आसपास जब आती है तो यहाँ पे एल नीनो में क्या हो रहा था, यहाँ गर्म हो जा रहा है, इस हिस्से में गर्मी हो जा रही है, और भारत यहाँ पे लो प्रेशर हो जा रहा है, भारत में हाई प्रेशर हो जा रहा है। और हाई प्रेशर की वजह से वहां से हवा उल्टी समुद्र की ओर आने लगती है, अरब सागर की ओर आने लगती है, और इस वजह से वहां पे वर्षा नहीं होती है, सूखा पड़ जाती है। वहीं ला नीनो में क्या होता है, सेम वही चीजें होती है, और यहाँ पे क्या होता है, नमी में, हवा में नमी की मात्रा को बढ़ा देता है, और भारत में घनघोर वर्षा होती है, और ऐसी स्थिति में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये दोनों चीजें भारत के मानसून के लिए खतरनाक है, और इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि एल नीनो और ला नीनो दोनों भारतीय मानसून में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। अब एक चीज जो प्रश्न पूछा जाता है कि एल नीनो और ला नीनो, अभी हमने क्या बताया, 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष के अंतर, वो कम से कम 3 वर्ष में उत्पन्न होगा, और अधिकतम 8 वर्ष का समय लेगा, उत्पन्न जरूर होगा, अधिकतम 8 वर्ष में एक बार जरूर होगा। अगर औसत आप देखेंगे तो औसत 4 वर्ष का समय लेता है, ठीक है। एक वर्ष अगर एल नीनो, पहले अगर एल नीनो उत्पन्न होता है तो जाहिर सी बात है अगले वर्ष ला नीनो उत्पन्न हो जाए। ला नीनो मतलब एक वर्ष अगर सुखाड़ हो तो दूसरे वर्ष इतनी ज्यादा बारिश हो जाएगी कि बाढ़ जैसी उत्पन्न हो जाएगी। तो आई होप कि दोस्तों हमने भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत को हमने क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी
इंडियन ज्योग्राफी समाप्त हो जाए, फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पे हम बात करेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्द से जल्दी हो हर सब्जेक्ट में पूरा करके क्लोज कर दूं, ताकि मैं भी फ्री हो जाऊं। ठीक है दोस्तों, और आपका कर्तव्य बनता है दोस्तों कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा इस फैमिली को बड़ा कर सके। मैं चूंकि जैसे टाइम मिलता है वैसे मैं वीडियो शूट करता हूँ, रोज मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं रेस्ट में ऐसा काम कर पाता हूँ। ठीक है दोस्तों, मुझे टाइम मिलेगा मैं अपने रियल जॉब के बारे में कभी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप तैयार हो। जब मैं कुछ ज्यादा 2-4 सब्जेक्ट को अगर पूरी तरह कवर कर लेता हूं तो फिर मुझे अपने चूंकि धीरे धीरे भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपका कर्तव्य बनता है दोस्तों इसको जितना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा ये परिवार बड़ा होगा उतनी ज्यादा खुशी मिलेगी, उतने ज्यादा लाइक कमेंट आएंगे। और मेरी एनर्जी का साधन भैया आप जितना लाइक कर सकते हैं, जितना कमेंट कर सकते हैं, वो हमारी एनर्जी होती है। ठीक है दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए, अच्छे अच्छे मुकाम हासिल कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।